गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर बीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र का सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा था। इसमें अभी हमने पिछले लेक्चर्स में इकोलॉजी के सामान्य परिचय की बात की थी। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, सीमाकारी कारकों की अवधारणा। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों की वृद्धि के लिए कई तरह के तत्वों की, कई तरह के कारकों की आवश्यकता होती है, जिनके उपस्थिति में ही जीव वृद्धि कर पाते हैं। इसी का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे जर्मन वैज्ञानिक लीबिक साहब, और वहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की अवधारणा प्रारंभ हुई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीबिक का सिद्धांत, ब्लैकमैन का सिद्धांत और शेल्फर्ड का सिद्धांत। तो सबसे पहले लीबिक के सिद्धांत की बात करते हैं। कृषि के पौधों पर अनुसंधान करते हुए लीबिक नामक वैज्ञानिक ने देखा कि कभी कभी पौधों को एक तत्व बड़ी मात्रा में देते चले जाएं, नाइट्रोजन जैसे बहुत अधिक मात्रा में देते चले जाएं, उसके बाद भी वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसा उन्होंने अनुभव किया। ये 1840 ईस्वी की बात है। उन्होंने देखा कि कोई न कोई कारण ऐसा है जो वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। अपने गहन अनुसंधान के बाद उन्होंने पाया कि जो तत्व सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा वो वृद्धि को प्रभावित करेगा। बाकी तत्वों की मात्रा कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, जो तत्व सबसे कम होगा उसी पर वृद्धि निर्भर करेगी पौधे की। उदाहरण लें तो किसी पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मान लीजिए इन सभी तत्वों की ज़रूरत है, और उसमें आपने जिंक की मात्रा कम रख दी है। अगर जिंक की मात्रा उसको न्यूनतम रखी गई है, नहीं दी जा रही है, कम दी जा रही है, तो बाकी फास्फोरस या नाइट्रोजन या पोटास, इनकी मात्रा कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, पौधे की वृद्धि नहीं होगी। पौधे की वृद्धि तभी होगी जब उसमें जिंक की मात्रा बढ़ाई जाए। इसका अर्थ हुआ कि जो पदार्थ न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होगा वही वृद्धि को नियंत्रित करेगा। जो भी उसका पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट सबसे कम मात्रा में उपस्थित है, जिसकी मात्रा सबसे कम है, वृद्धि सबसे अधिक उसी से प्रभावित होगी। जब तक उसकी मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तब तक वृद्धि नहीं होगी। इसको लीबिक साहब ने नाम दिया लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का अर्थ है कि जो मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल न्यूट्रिएंट है वही ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। इसको विभिन्न स्थितियों में देखा जा सकता है और हर स्थिति में ये सही पाया गया है। मान लीजिए हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए आयरन जरूरी है, प्रोटीन्स जरूरी हैं। प्रोटीन की मात्रा अधिक लगती है, आयरन कम ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम आयरन नहीं आपूर्ति करें, आयरन ना दें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते चले जाएं तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तब तक जब तक कि आयरन वहाँ उपलब्ध नहीं हो। तो ये पौधों में, जंतुओं में, सब में ये नियम लागू है, ये नियम सही है, और इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम, न्यूनतम की अवधारणा, जो लीबिक साहब ने दी थी 1840 में। इसके बाद दूसरी कॉन्सेप्ट आई ब्लैकमैन्स कॉन्सेप्ट, ब्लैकमैन की अवधारणा।
ब्लैकमैन ने 1905 में ये अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि ये जो लीबिग ने कही थी बात पोषक तत्वों के लिए, वो मात्र पोषक तत्वों तक ही सीमित नहीं है। ये बात विभिन्न वातावरणीय कारकों पर भी लागू होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो फोटोसिंथेसिस पर काम कर रहे थे। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, एक निर्धारित तापमान चाहिए। इस तरह से कई फैक्टर्स की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। यहाँ भी उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए तापमान को न्यूनतम कर दें तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ाते जाएं तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूनतम कर दें तो भले ही पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाएं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ब्लैकमैन ने लीबिग की जो पोषक तत्वों की अवधारणा थी, उस पोषक तत्वों में वातावरणीय कारकों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण के जो विभिन्न फैक्टर हैं, तापमान, दाब, नमी, विभिन्न प्रकार की गैसें आदि को भी शामिल किया। और इस तरह से ये न्यूनतम की अवधारणा जो थी, लॉ ऑफ मिनिमम थी, उसकी एक तरह से विस्तारित रूप प्राप्त हुआ, विस्तृत रूप प्राप्त हुआ। इसी के उपरांत, ब्लैकमैन के उपरांत एक अन्य वैज्ञानिक थे जिनका नाम शेल्फर्ड है। शेल्फर्ड ने 1931 में ये अवधारणा प्रस्तुत की, जिसको लॉ ऑफ मैक्सिमम कहते हैं, अधिकता का नियम, अधिकतम का नियम। उन्होंने पाया कि अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाते चले जाएं तो एक सीमा तक तो वो वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि को बढ़ाता है, लेकिन एक सीमा के बाद कितना भी बढ़ावें वो वृद्धि को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि नकारात्मक प्रभाव डालना भी शुरू कर देगा। तो उन्होंने, जैसे मान लीजिए तापमान है, तो तापमान एक न्यूनतम से कम तापमान पर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन अगर तापमान अधिकता करते चले जाएं तो कुछ तापमान तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा से अगर अधिक तापमान हो जाता है तो वो भी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से एक न्यूनतम सीमा होती है, उसी प्रकार से एक अधिकतम सीमा भी होती है। और फिर इन दोनों अवधारणाओं को, न्यूनतम और अधिकतम दोनों अवधारणाओं को इकट्ठा करते हुए बनाया गया लॉ ऑफ टॉलरेंस। लॉ ऑफ टॉलरेंस का अर्थ है कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक कारकों के लिए, वो कारक चाहे न्यूट्रिएंट हो, पोषक तत्व हो, चाहे वातावरणीय कारक हों, उनके लिए सहन करने की एक सीमा होती है। वो सीमा न्यूनतम से अधिकतम के बीच में होती है और इस सीमा को रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं, सहनशीलता की सीमा। उस न्यूनतम से नीचे जाएंगे तो भी वृद्धि प्रभावित हो जाएगी, और अधिकतम से आगे बढ़ते हैं तो भी वो वृद्धि के लिए नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। जो सबसे न्यूनतम सीमा है उसको क्रिटिकल लिमिट कहते हैं, अर्थात उसके नीचे वृद्धि नहीं हो सकती है। और इस तरह से रेंज ऑफ टॉलरेंस की अवधारणा विकसित हुई कि कोई एक निश्चित तापमान या निश्चित मात्रा में कोई पोषक तत्व आवश्यक नहीं है, उसकी एक सीमा है न्यूनतम से अधिकतम के बीच में। जब तक वो रेंज रहेगी तब तक वो जीव या पादप जो भी है वो वृद्धि करता रहेगा, लेकिन ज्यों ही उस सीमा से ऊपर या नीचे जाएंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इस रेंज के बीच में भी एक पर्टिकुलर स्टेज या लेवल ऐसी होगी जिसमें कि वह जीव सर्वाधिक वृद्धि करेगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल जो सर्वोत्तम प्रकार का स्तर है उसको कहेंगे ऑप्टिमम लेवल। तो ये हो सकता है कि मनुष्य 20 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के
45 डिग्री टेम्परेचर तक जीवित रहे, लेकिन उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 35, 36, 37 यही है। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस काफ़ी अधिक हो सकती है और उसके लगभग बीच में कहीं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्राप्त होगा। यही बात सभी कारकों के लिए, सभी पोषक तत्वों के लिए, सबके लिए लागू की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये सीमाकारी कारकों की अवधारणा है, जिसमें एक न्यूनतम सीमा, एक अधिकतम सीमा और बीच में कहीं पर सर्वोत्तम या ऑप्टिमम सीमा, ऑप्टिमम स्तर निर्धारित किया जाता है। ये जो सिद्धांत बनाए गए थे ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम के लिए बनाए गए थे, लाइफ साइंसेज में डेवलप किए गए थे, लेकिन बाद में इन सिद्धांतों को इकोनॉमिक्स में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में आज में अनेक स्थानों पर लागू किया गया और वहाँ भी ये प्रभावी रूप से लागू रहा। देखा गया कि वहाँ भी ये सिद्धांत सही रूप में काम करते हैं, चाहे उद्योगों में प्रोडक्शन की बात हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात हो। ये पाया गया कि ये सिद्धांत वहाँ भी बराबर लागू होते हैं, उसी तरह से लागू होते हैं। वहाँ पर लागू करते हुए इसमें एक बात और पाई गई, एक और पॉइंट जोड़ा गया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अर्थात अगर कोई तत्व उपलब्ध नहीं है तो उसका वैकल्पिक रूप भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो उद्योगों में ये बिल्कुल संभव था, अर्थनीतियों में ये संभव था, प्रबंधन में ये संभव है कि एक लेवल पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो किसी और लेवल के व्यक्ति से काम करवा लिया। उद्योगों में भी संभव हो, एक मशीन नहीं है तो वैकल्पिक मशीन से काम करवा लिया। इसको जब लाइफ साइंसेज में देखा गया कि क्या यहाँ भी लागू है, तो रोचक बात यह है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विकल्प का नियम, ये लाइफ साइंसेज में भी लागू हो सकता है। घोंघे पर या मोलस्का के जीवों पर अध्ययन करते हुए पाया गया इन्हें कैल्शियम की आवश्यकता होती है कवच निर्माण के लिए। जल में अगर कैल्शियम है तो उसी कैल्शियम से ये अपना कवच बनाते हैं। लेकिन पाया गया कि अगर किसी जल में कैल्शियम कम है और स्ट्रॉन्शियम अधिक है या अन्य तत्व अधिक हैं, तो ये स्ट्रॉन्शियम या अन्य तत्वों का उपयोग अपने कवच बनाने के लिए कर लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मैकेनिज्म पर ये बायोलॉजिकल सिस्टम में लागू हो। इसी तरह से फूड चेन आदि में भी देखा गया लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए एक स्तर का कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर या कोई लेवल कम है तो उसका स्थान उसी तरह के दूसरे कंज्यूमर ले सकते हैं। मान लीजिए टाइगर की संख्या कम हो गई तो हो सकता है हाइना या भेड़िया उसका स्थान प्राप्त कर लें। ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये सर्वत्र लागू हो जाए। जैसे कि अभी हमने रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया की बात की थी, आयरन नहीं है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन या विकल्प नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मैकेनिज्म में लागू हो, कहीं कहीं पर ये लागू हो सकता है। हाँ, जो सामाजिक तंत्र है या इस प्रकार के तंत्र हैं, जैविक तंत्रों की बात नहीं करें तो वहाँ ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो बच्चों ये एक सामान्य विवरण था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का। मैं इसके 3 पॉइंट दोबारा दोहरा देता हूँ। पहली, लीबिक की अवधारणा, जिन्होंने पोषक तत्वों में न्यूनतम की अवधारणा प्रस्तुत की। दूसरा, ब्लैकमैन की अवधारणा, जिन्होंने पोषक तत्वों के साथ वातावरणीय कारकों को भी जोड़ा। और तीसरा, शेल्फर्ड की अवधारणा, जिन्होंने न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम की भी अवधारणा जोड़ा और जिसके साथ ये रेंज ऑफ टॉलरेंस का सिद्धांत विकसित हुआ। और बाद में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विकल्प की अवधारणा, जो कहीं कहीं लागू हो सकता है और कहीं पर नहीं लागू हो सकता है।